वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम ग्रेड 9 साइंस का 4th चैप्टर जिसका नाम है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस ये डिस्कस करेंगे। और भी चैप्टर्स की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, साइंस और मैथ दोनों का, वहाँ से देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये मोशन क्या होता है, कब हम कहेंगे कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है और कब कहेंगे वो मोशन नहीं कर रहा है, मतलब रेस्ट पे है। तो देखो, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज हो रही होती है, जैसे ये ब्लू वाली कार आप देख सकते हो, टाइम बीतता जा रहा है और इस ब्लू वाली कार की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। जैसे ब्लू वाली कार मोशन में है, वहीं टाइम बीत रहा है लेकिन नीचे जो येलो वाली कार है वो मूव नहीं कर रही, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो हम कहेंगे येलो वाली जो कार है वो रेस्ट पे है, वो मोशन नहीं कर रही है, रुकी है। अब नेचर में हमको मोशन की बहुत वैरायटी देखने को मिल जाती है, मतलब बहुत तरीके के मोशन हमको नेचर में ऑब्जर्व होते हैं। कुछ एग्जांपल्स की अगर बात कर लें, फ्लिटिंग बटरफ्लाइज, बटरफ्लाई को मूव करते हुए उड़ते हुए आपने देखा होगा कैसे वो मूव करती है। ऐसे बर्ड की तरह एकदम सीधा उड़ते हुए नहीं चली जाती, बल्कि जैसा आप एनिमेशन में देख सकते हो इस तरह से बटरफ्लाई मूव करती है। तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं फ्लिटिंग। स्लिथरिंग ऑफ स्नेक्स, स्नेक का मोशन इस तरह से कुछ होता है, यानी स्नेक क्या करता है, रेंग रेंग के चलता है इस तरह से लहराते हुए, तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं स्लिथर। हॉपिंग हेयर्स, जो खरगोश है वो कैसे चलता है, कूद कूद के चलता है ना। गैलोपिंग हॉर्सेस, यानी बहुत तेज घोड़े का दौड़ना, कहते हैं सरपट दौड़ रहा है फुल स्पीड में। टेंड्रिल्स ऑफ क्लाइंबर्स ट्विनिंग अराउंड अ सपोर्ट, अब जो क्लाइंबर प्लांट है वो अपने से सीधा खड़े नहीं रह पाते, तो वो क्या करते हैं, कोई सपोर्ट जैसे कोई स्टिक है, कोई रॉड है या कोई वायर है, उसी पे ऐसे लपेट जाते हैं और उसी के सहारे से ही ऊपर की तरफ आते हैं। बहुत धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ चढ़ते रहते हैं, तो ये भी एक तरह का मोशन हो गया। क्लोजिंग ऑफ फ्लाई ट्रैप्स, ये यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हो। ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं, तो माउथ जैसा उनके अंदर होता है, ओपन रहता है। जब कोई इंसेक्ट जैसे फ्लाई वगैरह उस पर बैठती है तो तुरंत ये बंद हो जाते हैं, तो इनका जो बंद होना हुआ वो भी एक तरह का मोशन हुआ कि नहीं। डांसिंग डस्ट पार्टिकल्स इन सन बीम, आपने देखा होगा जैसे कोई बिल्कुल डार्क जगह है और वहाँ पर दिन के टाइम कहीं थोड़ा सा होल हो गया हो, तो वहाँ से जब सनलाइट इंटर करती है तो उसमें छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि इमेज में मैंने लगा दी, छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स आपको दिखेंगे मूव करते हुए, तो वही कह रहा है डांसिंग पार्टिकल्स इन अ सन बीम। तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो भी तो मूव कर रहे हैं, वो भी एक तरह का मोशन है। फिर जो स्मोक के पार्टिकल हैं वो एयर के अंदर मूव करते हैं, ये भी एक तरह का मोशन है। जो ओशन टाइड्स हैं, लहरें हैं, वो ऊपर जाती हैं नीचे आती हैं, ये भी मोशन है। क्लाउड्स जो गैदर करते हैं, इकट्ठा होते हैं, ये भी एक तरह का मोशन है। तो बहुत तरीके के, बहुत वैरायटी के मोशन हमको नेचर में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाउ मच डिस्टेंस शुड वी मेंटेन फ्रॉम द ट्रक अहेड टू अवॉइड अ कोलिजन इफ इट सडनली अप्लाइज द ब्रेक्स। अब जैसे मान लो आप जा रहे हो गाड़ी में, आपके आगे कोई ट्रक जा रहा है, तो आपकी गाड़ी और ट्रक के बीच में कुछ गैप होना चाहिए। एकदम उसके करीब लेके चलोगे तो अचानक से वो ब्रेक मार देगा तो टकरा जाओगे उससे, तो इसीलिए कहा जाता है ना भाई थोड़ा सा गैप रखो। तो आपसे ही पूछा जा रहा है कितना गैप रखें, कितनी दूर रहें ट्रक के, कि अगर मान लो ट्रक वाला अचानक से ब्रेक लगा दे तो हम भी ब्रेक लगा के गाड़ी को टकराने से पहले रोक सकें। डज दिस डिस्टेंस डिपेंड अपॉन द स्पीड विद विच वी आर मूविंग, क्या ये जो डिस्टेंस है कि कितनी दूरी हमको रखनी है ट्रक से, ये इस पर डिपेंड करेगा कि किस स्पीड से हम मूव कर रहे हैं। द आंसर इज यस। यहाँ पर कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं है कि हाँ भाई इतनी डिस्टेंस आपको मेंटेन रखनी है, बल्कि किस स्पीड से आप जा रहे हो इस पर डिपेंड करेगा कितना गैप आपको रखना है। अब इसमें भी कोई फिक्स रूल नहीं कि भाई इतने स्पीड से जा रहे हो तो इतनी ही आपको डिस्टेंस मेंटेन रखनी है। आपकी गाड़ी कैसे है, रोड की कंडीशन कैसी है, बहुत अच्छी गाड़ी होगी तो ब्रेक लगाने में जल्दी रुक जाएगी, ख़राब सी गाड़ी होगी, पता लगा ब्रेक भी सही से नहीं है, ब्रेक लगा रहे हो रुकी नहीं रही, काफ़ी दूर जाके रुक रही है। तो बहुत से फैक्टर पे ये चीज़ डिपेंड करती है, बट एक रफ आइडिया अगर हम लें तो देखो सेफ जो डिस्टेंस है वो डिपेंड करती है आपकी स्पीड पे, किस स्पीड से आप जा रहे हो। मान लो धीरे जा रहे हो, अगर रोकना पड़ा तो रुक जाओगे, बहुत स्पीड में चले जा रहे हो उस समय आपको रोकना हो तो तुरंत नहीं रोक पाओगे, कुछ दूर जाके गाड़ी रुकेगी। तो यहाँ पर कुछ अप्रॉक्सीमेट स्टॉपिंग डिस्टेंस है अलग अलग स्पीड के लिए। जैसे आपकी गाड़ी अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो ट्रक से या आगे जो भी गाड़ी है उससे 45 टू 55 मीटर का गैप आप रखना। इसी तरह अगर स्पीड थोड़ी और तेज़ है, 80 किलोमीटर पर आवर है तो और थोड़ा गैप रखना। 100 किलोमीटर पर आवर है तो 90 से 110 मीटर इतना गैप रखना, ताकि इतनी स्पीड में अगर अचानक से आपको रोकना पड़ जाए तो थोड़ा आपको टाइम मिल जाए कि आप आराम से ब्रेक लगा सको। तो इस चैप्टर में हमारा पहला टॉपिक है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर मोशन। ये वर्ड, ये नाम याद रखना कि लीनियर मोशन लिखा है, इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है।
इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसको हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं। जैसे आप यहाँ साइड में एनिमेशन में देख सकते हो 3 बॉल्स हैं, ये तीनों स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही हैं। जैसे रेड वाली बॉल की बात कर लें तो ये नीचे से ऊपर जा रही है और फिर ऊपर से नीचे आ रही है, तो ये क्या बना, स्ट्रेट लाइन बना कि नहीं, अगर इसका पाथ हम ड्रॉ करें। इसी तरह से अगर ग्रीन वाली बॉल को मैं ड्रॉ करूँ तो इसका जो पाथ है वो ऐसे है, ऐसे जा रही है और ऐसे वापस आ रही है, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन बन रही है। ब्लू वाले के अगर ड्रॉ करूँ तो देखो जहाँ तक जा रही है और ऐसे वापस आ रही है। तो ये तीनों जो बॉल है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, क्योंकि इसका जब पाथ हम ड्रॉ कर रहे हैं कि किस रास्ते पे ये मूव कर रही है तो वो स्ट्रेट लाइन बना रहा है। अब एक ऑब्जेक्ट है वो ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे जाके ऐसे आ गया, तो क्या ये लीनियर मोशन है? द आंसर इज नो, ये लीनियर मोशन नहीं है, क्योंकि इसके मोशन का जो पाथ ये ड्रॉ हुआ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये लीनियर मोशन नहीं होगा। अच्छा अब बताओ, एक ऑब्जेक्ट है वो ऐसे मूव किया और फिर उसके बाद सीधा ये ऊपर की तरफ चला गया, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन है? अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन बन रही है और फिर यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो क्या ये जो पूरा मोशन है वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, यानी लीनियर मोशन है? आपको क्या लगता है? द आंसर इज नो, ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा आप देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक जो मोशन हुआ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। हाँ, यहाँ से यहाँ तक तो स्ट्रेट था और यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें, दोनों को अलग अलग देखें तो 2 स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहे हैं। जैसे अगर इस पॉइंट को हम ए मान लें, इसको बी मान लें और इसको सी मान लें, तो हम ये कह सकते हैं ए से बी का जो मूवमेंट हुआ है वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, यानी लीनियर मोशन है। फिर बी से जो सी का मूवमेंट हुआ है ये भी लीनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन हो रहा है। लेकिन ए से जो सी का मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं हो रहा है, क्योंकि बी पे आके ये टर्निंग हो जा रही है, जो लाइन है वो बेंड हो जा रही है, स्ट्रेट नहीं रह जा रही है। अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे गया और इसी पाथ पे वापस आ गया ऐसे, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन है? आप पाथ देख सकते हो, ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। तो सिंपल सा आपको ये देख लेना है कि जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका जो पाथ है, जिस रास्ते से होके जा रहा है, क्या वो जो रास्ता है वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है? अगर बना रहा है तो स्ट्रेट लाइन मोशन यानी लीनियर मोशन होगा, अदरवाइज लीनियर मोशन नहीं होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए, जैसे चिल्ड्रेन इन अ स्विमिंग रेस। स्विमिंग रेस में क्या होता है, अपने ट्रैक पे सीधा मूव करना होता है। अ वर्टिकल फॉलिंग बॉल, एक बॉल है वो सीधा नीचे आ रही है, तो यहाँ भी स्ट्रेट लाइन बनना है। अ कार मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट स्ट्रेच ऑफ अ हाईवे, इसी तरह से एक हाईवे है, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा जा रहा रास्ता, उसी पे कार सीधी चली जा रही है, तो ये भी क्या होगा, लीनियर मोशन होगा। ट्रेन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, अगर स्ट्रेट ट्रैक है उस पर ट्रेन चली जा रही है तो अगेन ये भी लीनियर मोशन होगा। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल हो गए लीनियर मोशन के। डिस्क्राइबिंग पोजीशन, अब किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसको कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है तो वो कहाँ पर है, कैसे बताएंगे? वी फर्स्ट नीड टू स्पेसिफाई अ फिक्स्ड पॉइंट एज द रेफरेंस पॉइंट। तो सबसे पहला काम ये होता है कि एक फिक्स पॉइंट हम लेते हैं और उसको हम कहते हैं कि ये रेफरेंस पॉइंट है, यानी यहाँ से हम उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताएंगे। अब यही जो पोजीशन या लोकेशन वाला टॉपिक है ये मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर में भी है, तो वहाँ मैंने जब पढ़ाया था आपको तो ये चीज़ बताई थी कि किसी भी चीज़ की जब हमको लोकेशन बतानी होती है तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो लोकेशन है वो हम कहाँ से बता रहे हैं। जहाँ से बता रहे होते हैं वो जो फिक्स पॉइंट होता है वही हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ आपका स्कूल कहाँ पर है, किस डायरेक्शन में है, कितनी डिस्टेंस पे है, तो आप अगला क्वेश्चन ये पूछोगे कि कहाँ से बताना है, घर से बताना है। घर के हिसाब से बात कर लें तो इस डायरेक्शन में इतनी दूरी पे होगा। अब मैंने कहा कि नहीं, घर से मत बताओ, आप ये बताओ कि आपका जो स्कूल है वो स्टेशन से किस डायरेक्शन में कितनी दूर है। तब कहोगे अच्छा स्टेशन से बताना है, स्टेशन से तो आपको इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, इतना किलोमीटर पड़ेगा। फिर मैंने पूछा नहीं स्टेशन से ना बताओ, एक काम करो तुम बस स्टॉप से बताओ कि बस स्टॉप से स्कूल जाना है तो किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, कितना किलोमीटर पड़ेगा, तो उसके हिसाब से आप अलग वैल्यू बताओगे। यानी वही स्कूल है, स्कूल नहीं बदल रहा है, बस उसकी पोजीशन जब अलग अलग जगह से आप बता रहे हो तो उसका डायरेक्शन और उसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग आ रही है। तो किसी भी जगह की जब पोजीशन बताते हैं तो उसमें जो रेफरेंस पॉइंट है जहाँ से हम उसकी पोजीशन बता रहे होते हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जैसे ये बीच में एक सर्किल है, इसकी पोजीशन अगर हमको ए के हिसाब से बतानी हो, जैसे हम ए पे खड़े हुए हैं और हमको बताना है कि ये जो सर्किल है वो कहाँ पर है, तो कैसे बताएंगे? हम ये कहेंगे कि यहाँ से राइट में चलने पे आपको सर्किल मिलेगा, यानी राइट साइड में सर्किल है। जैसे मान लो इसके बीच जो डिस्टेंस है वो सपोज 2 सेंटीमीटर है, तो हम कहेंगे कि जो सर्किल है ना वो 2 सेंटीमीटर राइट साइड में है। अच्छा, इसी सर्किल की पोजीशन अगर हमको बी से बतानी है, जैसे बी पे हम खड़े हुए हैं और हमको बताना है सर्किल कहाँ पर है, तो हम क्या बताएंगे? अब हम ये नहीं कहेंगे राइट में है, हम कहेंगे जो सर्किल है ना वो लेफ्ट में है,
सपोज इसके बीच जो है 3 सेंटीमीटर का गैप है, तो हम कहेंगे लेफ्ट साइड 3 सेंटीमीटर पे है। इसी तरह से अगर सी के हिसाब से बताना हो तो सी क्या कहेगा कि जो सर्किल है वो तो नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है, और सपोज ये कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर पे है। डी के हिसाब से बात करें तो डी कहेगा जो सर्किल है वो ऊपर की तरफ है, अपवर्ड है। सपोज ये 1 सेंटीमीटर का गैप है, यानी 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ है, तो वही सर्किल है, उसकी पोजीशन अलग अलग जगह से बता रहे हैं, तो डायरेक्शन भी अलग हो रहा है, वैल्यू भी अलग आ रही है। द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, यानी किसी एग्जैक्ट टाइम पे, जैसे 10:05, ये क्या है, इंस्टेंट ऑफ टाइम है, यानी एग्जैक्ट किसी टाइम पे रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है और जो डायरेक्शन है वो डिस्क्राइब करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन को उस टाइम पे। तो ये राइट साइड जो मैंने फिगर से अभी आपको एक्सप्लेन किया, उसके सेंस में अगर इस स्टेटमेंट को समझें तो अगर मान लो ए को हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं और ये जो सर्किल है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम ये कहेंगे कि ए के हिसाब से जो ऑब्जेक्ट यानी सर्किल है उसकी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है और डायरेक्शन है राइट, यानी ए के हिसाब से जो सर्किल है वो राइट साइड 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। अब ऐसा हो सकता है जो सर्किल है वो मूव कर रहा हो, तो किसी टाइम पे कहीं होगा, दूसरे टाइम पे कहीं होगा। तो जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, तो वहाँ पर टाइम भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मान लो 10:05 पे कहीं पर था, 10 मिनट के बाद आपने देखा 10:15 पे तो वो कहीं और पहुँच गया, तो पोजीशन बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी। तो जब पोजीशन की हम बात करते हैं तो टाइम के हिसाब से बात करते हैं कि भैया इतने बजे हमने देखा था, 4:02 पे हमने देखा था, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, राइट साइड में था, इतने सेंटीमीटर ऊपर था, लेफ्ट में था, कहीं पर भी था। तो दो चीज़ हम बताएंगे कि डायरेक्शन क्या था, किस डायरेक्शन में है वो ऑब्जेक्ट और कितनी दूरी पे है। तो यही होता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन, कि वो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में है, कितनी दूरी पे है, डिस्टेंस पे है, किस टाइम पे। तो अभी स्टार्टिंग में हमने मोशन और रेस्ट को देखा था, तो एक बेसिक्स आइडिया मैंने आपको दे दिया था कि मोशन का मतलब क्या, रेस्ट का मतलब क्या। अब प्रॉपर डिफिनीशन की बात कर लेते हैं कि मोशन और रेस्ट बेसिकली है क्या। इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट चेंजेस विद टाइम, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट मोशन में है। स्टार्टिंग में जो डिफिनीशन मैंने आपको बताई थी बेसिक आइडिया देने के लिए, वहाँ रेफरेंस पॉइंट का कोई नाम नहीं लिया था। सिंपल मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, समय भी तरह पोजीशन बदल रही है, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट मोशन में है। लेकिन जो एग्जैक्ट डिफिनीशन है वहाँ पर रेफरेंस पॉइंट को हमको बताना ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, अगर वो चेंज हो रही टाइम के साथ, तब हम कहेंगे ऑब्जेक्ट मोशन में है। द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट डज नॉट चेंज विद टाइम। अब इसी तरह से कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होगा, या कब हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, रुका है, हम तब कहेंगे जब उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज ना हो रही हो टाइम के साथ, यानी टाइम बीत रहा है लेकिन जो रेफरेंस पॉइंट हमने लिया है उसके हिसाब से उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है, तो हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रेफरेंस पॉइंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ तो हम कह देंगे मोशन में है, और अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो हम कह देंगे रेस्ट में है। ये रेफरेंस पॉइंट का झंझट क्या है। अब एक एग्जांपल से मैं आपको ये बात समझाता हूँ। आप ये बताओ अभी आप क्या कर रहे हो। अब ये मान के मैं चल रहा हूँ कि आप चेयर पे बैठे हो या सोफे पे बैठे हो या बेड पे बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हुए हो, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ आप मोशन में हो कि रेस्ट पे हो, अब आप कहोगे मैं तो रेस्ट पे हूँ, क्योंकि मैं तो चेयर पे बैठा हूँ, मैं कहीं मूव थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं सोफे पे बैठा हूँ, मैं तो बेड पे बैठ के वीडियो देख रहा हूँ, तो मैं तो रेस्ट पे हूँ। अब ये बताओ हम कहाँ पर हैं, अर्थ पे है ना, और अर्थ तो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, अपनी जगह पे भी घूम रही है। तो अगर अर्थ मूव कर रही है, अर्थ में रोटेशन हो रहा है, रेवोल्यूशन हो रहा है, वो मोशन कर रही है, तो हम रेस्ट पे कैसे हो सकते हैं। ये तो ऐसे ही हो गया, गाड़ी में बैठे, गाड़ी चल रही है लेकिन हम नहीं चल रहे भैया, हम तो रुके हुए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर आप कार या बस में बैठे हो और वो चल रही है, मूव कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है आप भी उसके साथ मूव कर रहे हो, आप भी मोशन में हो। तो अगर अर्थ मूव कर रही है तो भले ही आप चेयर में बैठे हो, बेड पे बैठे हो, सोफे पे बैठे हो, कहीं बैठे हो, लेटे हो, सो रहे हो, आप भी मोशन कर ही रहे हो। अब आप ये सोचोगे कि इस हिसाब से तो हर चीज़ मोशन कर रही है, जो घर है वो भी मोशन कर रहा है, जो ट्रीज़ हैं वो भी मोशन कर रहे हैं, फिर क्योंकि सब अर्थ पे ही तो हैं। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम रेफरेंस पॉइंट की बात करते हैं। जैसे मैं चेयर पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं रेस्ट पे हूँ, किसके हिसाब से, चेयर के हिसाब से, वॉल के हिसाब से, डोर के हिसाब से, जो फ्लोर है उसके हिसाब से, टेबल रखी हुई है उसके हिसाब से मैं रेस्ट पे हूँ, क्योंकि उनके हिसाब से मेरी जो पोजीशन है वो नहीं बदल रही है। मैं 10 मिनट पहले भी चेयर पे बैठा था, चेयर के कांटेक्ट में था, अभी भी चेयर के कांटेक्ट में हूँ। तो चेयर के हिसाब से बात करें तो चेयर को ये लगेगा कि भाई ये बंदा तो यहीं पर है,
इसकी पोजीशन तो चेंज ही नहीं हुई। तो मैं अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, जैसे मैं वॉल को रेफरेंस पॉइंट मान लूँ, चेयर को, टेबल को, डोर को अगर रेफरेंस पॉइंट मान लूँ, तो उसके हिसाब से मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इसीलिए उनके हिसाब से मैं रेस्ट पे हूँ। अब मान लो मैं अपने घर की छत पे जाता हूँ और खड़ा रहता हूँ, मतलब मूव नहीं करता, लेकिन मून से कोई टेलीस्कोप लगा के या किसी दूसरे प्लेनेट से टेलीस्कोप लगा के कोई बंदा देखे तो उसको दिखेगा कि जो अर्थ है वो मूव कर रही है, उसी के साथ साथ मैं भी मूव करते हुए दिखूंगा। तो उसके अकॉर्डिंग मैं मोशन कर रहा हूँ, क्योंकि उसको अर्थ का मोशन दिखेगा और उसी के साथ मैं भी मूव करता हुआ दिखूंगा। तो समझ गए रेफरेंस पॉइंट की कहानी, कि रेफरेंस पॉइंट मानना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा हो सकता है किसी के लिए वो मोशन कर रहा हो और किसी दूसरे के लिए वो मोशन ना कर रहा हो। तो जब भी हम मोशन की बात करते हैं तो रेफरेंस पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है कि किसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब ये एक एथलीट है जो कि एक स्ट्रेट ट्रैक पर रन कर रही है। लेट अस टेक हर स्टार्टिंग पॉइंट एज द रेफरेंस पॉइंट। तो जहाँ से उसने रन करना स्टार्ट किया है उस स्टार्टिंग पॉइंट को चलिए हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। मतलब उसकी जो पोजीशन है वो इसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से बताएंगे कि यहाँ से, यानी इस रेफरेंस पॉइंट से वो कितनी दूर है, किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट को हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया। लेट अस मेक अ स्ट्रेट लाइन विद डिस्टेंसेस मार्क्ड ऑन इट एंड मार्क द रेफरेंस पॉइंट ऑन इट एज ओरिजिन ओ। अब इस एथलीट के मोशन को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, फिर उस पर डिस्टेंसेस मार्क कर देंगे। यानी जैसे आप देख सकते हो ब्लैक कलर से एक स्ट्रेट लाइन मैंने बना दी। अब ये जो ब्लू कलर वाली लाइन है इसको मैंने 10-10 मीटर के गैप पे ड्रॉ कर दिया। और जो रेफरेंस पॉइंट है यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हमने ओरिजिन मान लिया, जिसको हम ओ से डिनोट कर रहे हैं। तो ये हमारा ओ हो गया, यानी यहीं से हम सब जगह की डिस्टेंस मेजर करेंगे। अब आप ये बताओ ये जो ओरिजिन है इसकी क्या डिस्टेंस होगी। देखो जो ओरिजिन है वही रेफरेंस पॉइंट है, वहीं से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो ओरिजिन से डिस्टेंस 0 मीटर होगी। भाई ओरिजिन तो ओरिजिन पे ही है ना। तो ये बात आप याद रखना कि जो ओरिजिन है वो हमेशा 0 मीटर पे होगा, क्योंकि वहीं से सारी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। तो वहीं से मेजर कर रहे हैं तो वही जगह की तो 0 ही होगी। उससे हट के किसी पोजीशन की आप डिस्टेंस पूछोगे तो उसके बीच में जो गैप होगा वो वैल्यू देगा। तो ओरिजिन जो है वो 0 मीटर पे होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो लाइन से वो 10-10 मीटर के गैप पे है, मतलब ये वाली जो लाइन है वो ओरिजिन से 10 मीटर की डिस्टेंस पे होगी, ये 20 मीटर की डिस्टेंस पे होगी, 30 मीटर की, इस तरह से कुछ चल रहा है। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये जो एथलीट है ना इसने 10 मीटर का मोशन किया, 10 मीटर ये मूव कर गई, तो बताओ वो कहाँ पहुँचेगी। तो अब प्रॉब्लम ये होगी कि ये जो पॉइंट है ये भी ओरिजिन से 10 मीटर की डिस्टेंस पे है और ये वाला जो पॉइंट है ये भी ओरिजिन से 10 मीटर की डिस्टेंस पे है। 10 मीटर मूव करी, लेकिन किस डायरेक्शन में मूव करी। अगर राइट मूव करेगी तो यहाँ पहुँच जाएगी, लेफ्ट साइड उसने 10 मीटर मूव किया तो यहाँ पहुँच जाएगी। तो क्या बात समझ में आई कि जो हम पोजीशन की डिस्टेंस दिखा रहे हैं उसमें साथ में हमको ये भी क्लियर करना होगा कि ये जो डिस्टेंस है वो फॉरवर्ड वाली है यानी राइट साइड वाली है या बैकवर्ड वाली है, लेफ्ट साइड वाली है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्लस और माइनस के साइन का यूज़ करते हैं। यानी ओरिजिन से राइट साइड वाली जो डिस्टेंसेज है उसको पॉजिटिव मानते हैं और ओरिजिन से लेफ्ट साइड वाली जो डिस्टेंस है वो निगेटिव होती है। मतलब मानने को इसको पॉजिटिव इसको निगेटिव मान सकते हो, कोई दिक्कत बात नहीं है, लेकिन आमतौर से ऐसा ही होता है कि राइट वाला पॉजिटिव लेफ्ट वाला निगेटिव। तो यहाँ पर इस तरह से कुछ वैल्यूज़ हमने मार्क कर दी कि ये 0 मीटर है तो ये 10 मीटर होगा, ये 20 मीटर होगा, फिर ये 30 होगा, ये 40, इसी तरह से एक एक गैप छोड़ के 40, 60, 80, 100 ये इसमें दिया हुआ है। तो ये जो पोजीशंस हैं वो ओरिजिन के राइट में, इसीलिए सारे पॉजिटिव हैं। ओरिजिन से हम लेफ़्ट की तरफ चलेंगे तो ये -10 मीटर हो जाएगा, ये -20 मीटर है। माइनस हमको ये शो कर रहा है कि ये ओरिजिन से लेफ़्ट वाली डिस्टेंसेज हैं। अब जो एथलीट है वो रन करना स्टार्ट करती है ओ से, और उसकी जो पोजीशंस है 2 इंस्टेंट्स ऑफ टाइम यानी 2 अलग अलग टाइम पे उसको मार्क किया गया है बी और ए से। यानी ओ से चली, कुछ टाइम के बाद ये बी पे पहुंच गई, फिर कुछ टाइम के बाद ये ए पे पहुंच गई। टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर पोजीशन बताना है तो हमको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। जैसे एथलीट 20 मीटर मूव करी तो राइट साइड मूव करी कि लेफ्ट साइड मूव करी। फॉर द ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन द ऑब्जेक्ट कैन मूव ओनली इन वन ऑफ द 2 डायरेक्शंस। अब कोई ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसके पास 2 ही डायरेक्शन होते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। जैसे मान लो ये एक ट्रैक है, ये रास्ता है, इस पे मूव करना है तो या तो आप राइट साइड जा सकते हो या लेफ्ट जा सकते हो, या अगर मान लो ऐसे है, कोई लैडर है, कोई सीढ़ी है, तो उसमें या तो अपवर्ड जा सकते हो या डाउनवर्ड जा सकते हो। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में आपके पास 2 ही डायरेक्शन होते हैं, एक फॉरवर्ड वाला एक बैकवर्ड वाला। किसी को भी फॉरवर्ड और किसी को भी बैकवर्ड मान सकते हो, मतलब एक डायरेक्शन और उसका अपोजिट वाला डायरेक्शन। जैसे राइट है तो लेफ्ट, लेफ्ट है तो राइट, अप है तो डाउन, डाउन है तो अप, इस तरह से। दस द डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाई
प्लस एंड माइनस साइन, इसीलिए डायरेक्शन को हम प्लस और माइनस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेंगे, दूसरे को नेगेटिव मान लेंगे। पोजीशन टू द राइट ऑफ द रेफरेंस पॉइंट आर जनरली टेकन एज पॉजिटिव। ये मैंने आपको बताया ना कि जो रेफरेंस पॉइंट है ओ, उससे राइट वाली जो पोजीशन है उसको जनरली आमतौर से हम पॉजिटिव मानते हैं, और ओ से जो लेफ्ट वाली पोजीशन है उसको हम आमतौर से निगेटिव मानते हैं। अब ये जो इंस्टेंट ऑफ टाइम है और टाइम इंटरवल, ये सेम चीज़ नहीं है, दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। अभी कई जगह हमने देखा ना इंस्टेंट ऑफ टाइम, जैसे पोजीशन बताना हो एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो ये क्या है थोड़ा अच्छे समझते हैं। एन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज अ सिंगल रीडिंग ऑफ क्लॉक एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी किसी भी समय पे जो सिंगल रीडिंग होती है क्लॉक की, उसी को हम इंस्टेंट ऑफ टाइम कहते हैं। क्या मतलब? जैसे आपने घड़ी देखा, अभी देखा या कुछ देर पहले आपने देखा था, तो उस समय जब आपने देखा था या अभी जब आपने देखा, तो घड़ी में जो आपको टाइम दिखा रहा है, मतलब एग्जैक्ट उस टाइम पे जब भी आपने देखा था या अभी देख रहे हो या आगे देखोगे, उस टाइम घड़ी में जो आपको टाइम दिखेगा वो है इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी इंस्टेंट ऑफ टाइम ये बताता है कि उस वक्त क्या टाइम हो रहा था। जैसे आपने अभी देखा या कुछ देर पहले जब देखा घड़ी को, तो आपको ये दिखा, तो इस घड़ी में क्या दिख रहा है? 10:05। यानी जब भी आपने देखा था तो क्या टाइम हो रहा था? 10:05। तो ये 10:05 है, ये इंस्टेंट ऑफ टाइम है। एग्जैक्ट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या टाइम शो हो रहा है क्लॉक में। अब कुछ टाइम के बाद फिर से आपने क्लॉक देखा तो आपको ये दिखा, अब कितना हो रहा है? 10:20। तो 10:20 क्या है? ये इंस्टेंट ऑफ टाइम है। यानी कभी भी आपने घड़ी को देखा और उस समय जो टाइम दिखा रहा था वही इंस्टेंट ऑफ टाइम है। अब जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कार ले लेते हैं। आपने कहा एक कार यहाँ पर 10:05 पे थी, 10:20 पे वो कार वहाँ पहुँच गई, तो कार की दो पोजीशन बताई आपने इंस्टेंट ऑफ टाइम के हिसाब से कि 10:05 पे यहाँ पर थी, 10:20 पे वहाँ पहुँच गई। अब हो सकता है किसी इवेंट को आप क्लॉक का यूज़ करके नहीं बल्कि स्टॉप वॉच का यूज़ करके रिकॉर्ड कर रहे हो। जैसे मान लो कोई एथलीट दौड़ रहा है और आप उसके टाइम को रिकॉर्ड कर रहे हो कि इसकी रनिंग में कितना टाइम लग रहा है। आपने स्टॉप वॉच ऑन की और कुछ देर बाद नीचे देखा, तो जब नीचे देखा तो आपको रीडिंग दिखी ये 0003। अच्छा, ये दोनों मिनट के हैं और ये दोनों सेकेंड के हैं, यानी आपको दिखा 3 सेकेंड, यानी इसको दौड़ते हुए 3 सेकेंड हो गए हैं। तो ये जो आपको स्टॉप वॉच में दिखा ये है इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी जिस समय आप देख रहे थे उस समय कितना टाइम हुआ था। फिर आप एथलीट को देखने लगे, कुछ देर के बाद फिर से आपने स्टॉप वॉच देखी कि देखें अब कितना हो गया टाइम, तो आपको ये दिखा। तो स्टॉप वॉच में ये जो आपको दिखा ये है इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी 11 सेकेंड्स। तो इंस्टेंट ऑफ टाइम क्लियर हो गया होगा। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या टाइम हो रहा है, चाहे वो क्लॉक में देखो या स्टॉप वॉच में देखो, वही इंस्टेंट ऑफ टाइम है। अब बात कर लेते हैं टाइम इंटरवल की। इज द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन टू इंस्टेंट्स ऑफ टाइम, दैट इज बिटवीन टू रीडिंग्स ऑफ अ क्लॉक। टाइम इंटरवल बेसिकली टाइम गैप है, या हम कह सकते हैं टाइम का ड्यूरेशन है दो इंस्टेंट ऑफ टाइम के बीच में। तो जब भी टाइम इंटरवल की बात होगी तो वहां पर आपको दो टाइम दिखेंगे, यानी दो इंस्टेंट ऑफ टाइम की रीडिंग आपको मिलेगी। क्योंकि टाइम इंटरवल क्या है? टाइम के बीच का गैप है। तो गैप निकालने के लिए दो टाइम होना चाहिए, एक टाइम इधर दूसरा टाइम इधर, तभी इसके बीच के गैप की बात करोगे ना। एक टाइम से आप कैसे बता सकते हो? जैसे ये ऊपर वाले में हम देखें, अगर मैं पूछूं बताओ ये वाली घड़ी देखो और बताओ टाइम इंटरवल, तो आप कैसे बताओगे? यहाँ एक टाइम दिखा रहा है, एक दूसरा कोई टाइम होगा तभी उसका गैप की हम बात करेंगे। वही जो गैप है वो टाइम इंटरवल है। तो एक टाइम से हम टाइम इंटरवल की बात नहीं कर सकते, हमको दो टाइम बताना पड़ेगा, यानी दो इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर ये हम ले लें और एक ये ले लें, और अब मैं पूछूं कि बताओ टाइम इंटरवल क्या हुआ, तो मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों टाइम की जो रीडिंग है उसके बीच कितना गैप है, कितना समय बीत गया। तो आप देखोगे 10:05 था, ये 10:20 हो गया, मतलब 15 मिनट बीत चुका है। मतलब इंटरवल ऑफ टाइम क्या हो गया? 15 मिनट्स हो गया। इसी तरह से स्टॉप वॉच का देख लो, 3 सेकेंड था, कुछ टाइम के बाद ये 11 सेकेंड हो गया। टाइम इंटरवल कितना हुआ? मतलब इन दोनों टाइम के बीच में गैप कितना हुआ? 11 - 3 दैट इज 8 सेकेंड्स। तो 8 सेकेंड्स बीत चुके हैं, यानी टाइम इंटरवल कितने का है? 8 सेकेंड्स का है। तो अगर एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें कि इस समय क्या टाइम हो रहा है, तो इंस्टेंट ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल की बात कर ले कि भाई यहाँ से यहाँ तक, जैसे मान लो कोई कार मोशन कर रही है, अभी यहाँ पर है 10:05 पे कहीं पर है, 10:20 पे कहीं और पहुँच गई, तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस कार का जो मोशन हुआ यहाँ से वहाँ, उसमें कितना टाइम लगा? तो अब इसी के गैप निकाल लोगे कि भाई 15 मिनट लगा इसको यहाँ से वहाँ जाने में। ठीक है, दोनों चीज़ क्लियर हो गई होगी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। अब चलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानते हैं, ये क्या होते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। अब सपोज करो कि एथलीट रन कर रहा है पॉइंट O से एट टाइम t = 0 सेकेंड। अब आप ये बताओ ये जो टाइम है वो क्या है? टाइम इंटरवल है या इंस्टेंट ऑफ टाइम है? ऑब्वियसली इंस्टेंट ऑफ टाइम है।
कोई टाइम का गैप आपको नहीं दिया। कह रहा है कि स्टॉप वॉच में जब 0 सेकंड दिखा रहा था उस समय जो एथलीट है वो पॉइंट ओ पे था, यानी ओरिजिन पे था। तो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे जो टाइम था वही इंस्टेंट ऑफ टाइम है। तो एथलीट पॉइंट ओ से रन करना स्टार्ट करता है। स्टार्टिंग में टाइम भी 0 था। रीचेस पॉइंट बी एट टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो बात कुछ इस तरह से है कि जब टाइम था 0 सेकेंड स्टॉप वॉच में तब वो ओ पे था, रन कर रहा है तो मूव करके बी पे पहुंच गया। तो उस समय स्टॉप वॉच में टाइम देखा गया तो दिखा रहा था 4 सेकेंड। एंड रीचेस पॉइंट ए एट टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड। और ए वाले पॉइंट पे पहुंच गया किस टाइम पे? टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स पे। देन रन्स बैक अलॉन्ग द सेम पाथ टिल पॉइंट बी। उसके बाद ये ए से वापस आता है, मतलब ऐसे चलना शुरू करता है और कहाँ तक? पॉइंट बी तक, रीचिंग देयर एट टी इज इक्वल टू 16 सेकेंड। अब ये दोबारा बी के पास आ रहा है ना, ए तक गया था, ए से वापस आ रहा है तो टाइम तो बीत ही रहा है, भले ही वो वापस उल्टा आ रहा है। तो अब जब वो ए से घूम के वापस आ रहा है बी की तरफ तो इस समय है, यानी जब बी पे पहुंच रहा है वापस तो टाइम है 16 सेकेंड। हाउ मच इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एथलीट बिटवीन द स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग पोजीशंस। अब आपको ये बताना है कि टोटल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की स्टार्टिंग और स्टॉपिंग पोजीशन के बीच में। जब डिस्टेंस की बात होती है तो हम ये देखते हैं कि जो मोशन है वो किस पाथ के अलॉन्ग हुआ, कहाँ से चला, कहाँ से होते हुए कहाँ तक वो पहुँचा। तो ये जो पूरा पाथ है, पूरा जो रास्ता है, उसकी जो लेंथ है वही डिस्टेंस है। तो एथलीट ओ से रन करना स्टार्ट किया, ओ से गया बी, बी से गया ए, तो ये पूरी एक लेंथ हो गई। तो ओ से ए जाने में कितनी डिस्टेंस उसने कवर की, कैसे निकालेंगे? ओ पे जो डिस्टेंस की वैल्यू है और ए पे जो डिस्टेंस की वैल्यू है उसी का डिफरेंस निकाल लो। भाई 0 मीटर से 100 मीटर गया तो बीच में कितने का गैप है, यानी ओ और ए के बीच में डिस्टेंस का कितना गैप होगा? 100 माइनस 0 दैट इज 100 आ जाएगा। तो इसका मतलब ओ से ए जाने में ओ ए की जो लेंथ है वो आएगी 100 मीटर। अब वो ए से वापस होता है और बी पे पहुंच जाता है, तो अब ये ए बी क्या है, इसमें भी आप वही देखो, ए पे क्या वैल्यू है 100 मीटर, बी पे है 40 मीटर। ए बी निकालना, इसके बीच का गैप निकाल लो, दैट इज 100 माइनस 40 आ जाएगा 60 मीटर, यानी ए बी की लेंथ हो गई 60 मीटर। तो वो ओ ए और ए बी ये पूरा चला है तो इन दोनों का ऐड कर दो, आ जाएगा 160 मीटर। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल आप लिखना ओ ए प्लस ए बी जो कि 100 मीटर प्लस 60 मीटर आ गया 160 मीटर। तो ये तो हो गई डिस्टेंस, ऐसे हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस समझ गए, कोई भी ऑब्जेक्ट किस पाथ के अलॉन्ग मूव किया उसी पूरे पाथ की जो लेंथ है वही डिस्टेंस है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द नेट चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू गिवन इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो नेट चेंज आता है दो गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम के बीच में, वही है डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो आप घर से बाहर निकले और आपने देखा कि एक कार यहाँ पर खड़ी है, उस टाइम हो रहा था 10 यानी 10 बज रहे थे। फिर आप घर के अंदर चले आए, वो कार भी अपना चली गई। अब आप 11 बजे वापस से घर से बाहर निकलते हो और आप देखते हो कि वही कार अब यहाँ पर खड़ी है। अब आपको इससे कोई मतलब नहीं, ना आपको पता कि वो कार कहाँ गई, किस किस जगह गई, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, कुछ नहीं पता आपको। सिंपल आपने 10 बजे देखा था तो वो यहाँ पर खड़ी थी, 11 बजे जाके देखा तो यहाँ पर खड़ी थी। तो ये दो जो गिवन टाइम है इसकी बात कर लें तो आपको पोजीशन में चेंज देखने को मिलेगा कि भैया पहले कार यहाँ पर थी अब यहाँ पर आ गई, यानी जो कार है वो डिस्प्लेस हो गई, खिसक गई, उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो गई इस दो टाइम के बीच में। वैसे तो पोजीशन उसकी लगातार चेंज हो रही थी जब वो मूव कर रही थी, जहाँ भी गई होगी गाड़ी चल के, लेकिन उससे हमको मतलब नहीं बीच में कहाँ गई अलग अलग टाइम पे। हमको तो जो दो गिवन टाइम है भाई 10 बजे और 11 बजे, इसके बीच की कहानी क्या है कि 10 बजे कहाँ थी और 11 बजे कहाँ है। यानी हमको मतलब है सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट से और एंड पॉइंट से। स्टार्टिंग पॉइंट का जो टाइम है और एंड पॉइंट का जो टाइम है, उस टाइम जो पोजीशंस है उसके बीच कितना गैप है, यही है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? नेट चेंज है पोजीशन में, मतलब पोजीशन तो अपना चेंज होती रही होगी जब वो मूव कर रही थी, लेकिन उससे मतलब नहीं है। हम सिर्फ दो गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे देखेंगे, स्टार्ट और एंड। स्टार्टिंग में कहाँ थी, एंड पे कहाँ थी, इसके बीच पोजीशन कितना चेंज हुई, बस। अब डिस्प्लेसमेंट में दो चीज़ होती है, मतलब जब हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताते हैं कि इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन हमको देनी होती है। एक तो होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बेसिकली जो न्यूमेरिकल पार्ट यानी नंबर वाला जो पार्ट है विद यूनिट, वो मैग्नीट्यूड हो गया। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेस हुआ खिसका, वो 3 मीटर था, तो आप क्या लिखोगे 3 मीटर। तो 3 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू विद यूनिट। ये जो मीटर आपने लगाया ये क्या है, यूनिट है। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके साथ यूनिट लगाना मस्ट है, बिना यूनिट के कोई सेंस नहीं बनाएगा।
मैं आपसे पूछूं ये ऑब्जेक्ट कितना मूव किया, आपने कहा 3। अरे 3 क्या, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, क्या यूनिट बताना जरूरी है, तभी डिस्टेंस का आइडिया लगेगा। आपने कहा 3 सेंटीमीटर मतलब थोड़ा सा खस की, 3 किलोमीटर मूव कर गई मतलब ज़्यादा मूव कर गई। तो जो मैग्नीट्यूड है वो बेसिकली क्या है, न्यूमेरिकल पार्ट विद यूनिट। और दूसरी चीज़ है डायरेक्शन। जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, मैंने आपसे कहा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो 3 मीटर डिस्प्लेस कर गया, खिसक गया। तो अब इस इंफॉर्मेशन से आपको ये समझ में नहीं आएगा कि वो ऑब्जेक्ट अब कहाँ पर है। क्या 3 मीटर इधर खसक के यहाँ पहुँच गया, या फिर 3 मीटर इधर खसक के यहाँ पहुँच गया, या फिर वो 3 मीटर ऊपर खसक के यहाँ पहुँच गया, या फिर 3 मीटर नीचे खसक के यहाँ पहुँच गया, या फिर तिरछा इधर कहीं पर भी हो सकता है वो। तो डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना ज़रूरी है कि नहीं, कि भाई खिसका, डिस्प्लेस हुआ तो किधर। तो डिस्प्लेसमेंट में 2 चीज़ है, मैग्नीट्यूड जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू विद यूनिट है, और दूसरा डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आई 30 मीटर, तो 30 मीटर क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, नंबर वाला पार्ट विद यूनिट। और ये जो ईस्ट है ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन। यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ 30 मीटर का, किधर, ईस्ट वाले डायरेक्शन में। या फिर हम राइट और लेफ्ट के सेंस में बात कर सकते हैं कि जैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ 30 मीटर, तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और जो राइट है वो क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। इसी तरह से अभी जैसे हमने बात की थी कि लीनियर मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में 2 डायरेक्शन होते हैं, भाई फॉरवर्ड या बैकवर्ड, और उसके लिए हम प्लस और माइनस के साइन का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे 30 मीटर राइट में डिस्प्लेसमेंट हुआ और राइट को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, 30 मीटर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। अब यहाँ पर वही लिखा है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये जो स्लाइड्स हैं इसको एज अ नोट्स अभी मैं प्रोवाइड करूँगा, अलग से भी वर्क चल रहा है नोट्स पे, लेकिन जब तक वो कंप्लीट नहीं हो रहा है तब तक कम से कम यही एज अ नोट्स आपके लिए वर्क करेगा। तो इसीलिए मैंने इन्फॉर्मेशन को लिख भी दिया यहाँ पर, ताकि जब आप अपने से पढ़ो तो आपको चीज़ें क्लियर रहें। नोट्स आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। हाँ, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है विद यूनिट ऑफ सच फिजिकल क्वांटिटीज़ मतलब जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, और भी होती है, फोर्स हो गया, डिस्टेंस हो गई, स्पीड हो गई, वेलोसिटी हो गई, ये सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो इसमें जो न्यूमेरिकल वाली वैल्यू होती है, नंबर वाला पार्ट यूनिट के साथ, उसको तो हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। अब जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का वो बेसिकली क्या है, इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन एट 2 इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। 2 अलग अलग टाइम पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस है वही है डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है इस ए वाले पॉइंट पे, अब वो घूम फिर के इधर उधर से होके यहाँ आके रुक गया बी वाले पॉइंट पे। तो अब अगर इसमें हम डिस्टेंस की बात करें तो क्या होगा, जिस पाथ के अलॉन्ग मूव किया इस पूरे पाथ की लेंथ, ये तो होगा डिस्टेंस। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो पूरे पाथ की लेंथ हमको नहीं फाइंड आउट करनी, हमें जस्ट क्या फाइंड आउट करना होगा, 2 जो पोजीशन है यानी ए वाली पोजीशन, बी वाली पोजीशन, इसके बीच की डिस्टेंस, बस यही लेंथ हमको फाइंड आउट करनी, यही है डिस्प्लेसमेंट। द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज स्पेसिफाइड फ्रॉम द पोजीशन एट द फर्स्ट इंस्टेंट टुवर्ड्स द पोजीशन एट द सेकेंड इंस्टेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे, तो डायरेक्शन जो स्पेसिफाई होता है वो फर्स्ट इंस्टेंट यानी पहला वाला जो टाइम है, उधर से जो सेकेंड वाला इंस्टेंट है, सेकेंड वाला जो टाइम है उसकी तरफ। जैसे मान लो टाइम जब 3 सेकेंड था स्टॉप वॉच में, तो ये ए वाली पोजीशन पे था। जब टाइम हो गया 10 सेकेंड तो ये बी वाली पोजीशन पे है, यानी ए से बी गया, तो डायरेक्शन हम ऐसे शो करेंगे, ये ए से बी, ये एरो बननी है। यानी इसको ऐसे समझो कि ये स्टार्ट है, ये एंड है, तो एरो ऐसे बनेगी स्टार्ट से एंड की तरफ। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका डिस्प्लेसमेंट ए और बी वाली पोजीशन के बीच में हुआ। ए वाली पोजीशन पे जब वो था तो उस समय टाइम था 3 सेकेंड, बी वाली पोजीशन पे जो टाइम था वो था 8 सेकेंड। अब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन आप बताओ। अब यहाँ पर आपको ये नहीं बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट किधर से किधर हुआ, ए से बी हुआ या बी से ए हुआ है। सिंपल बात ये की जा रही है कि ए और बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अब आप कैसे बताओगे डायरेक्शन, क्या आप सोच पा रहे हो? क्या जो डायरेक्शन है वो ए टू बी होगा या बी टू ए होगा? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। देखो, पोजीशन तो हमारी आगे पीछे हो सकती है, हम आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, लेकिन जो टाइम है वो पीछे नहीं जा सकता, वो तो आगे ही बढ़ेगा। क्या बात समझ में आई? कि अगर स्टार्ट और एंड हमको फाइंड आउट करना है तो ये देख लो भैया, टाइम पहले कहाँ पर था। जब ए पे था तो उस समय 3 सेकेंड था, जब बी पे पहुंचा तो 8 सेकेंड। मतलब पहले कौन सा टाइम रहा होगा, 3 सेकेंड वाला। यानी जब वो ए पे था तो ए वाला स्टार्ट हो गया, और 3 सेकेंड के बाद आता है 8 सेकेंड्स। तो इसका मतलब बाद वाली जो पोजीशन है, एंड वाली जो पोजीशन है वो बी है, तो डायरेक्शन ऐसे बनेगा। ये सिंपल सी चीज़ थी, बट इसमें भी अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, तो मैंने बता दिया कि जब आपको क्लियर ना हो कि स्टार्ट और एंड क्या है तो टाइम से आइडिया लगा सकते हो, कौन सा समय पहले था वो स्टार्ट हो गया, कौन सा समय बाद में है तो वो एंड हो गया।
हाँ, तो यहाँ आप देख सकते हो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात कर लें तो ओ से चला था, ये ऐसे जाके और उसके बाद ये वापस आया बी पे। अच्छा, ये जो डॉटेड लाइन है इससे आप कंफ्यूज ना होना, ये जो डॉटेड लाइन ये तो स्ट्रेट लाइन है नहीं, ये तो ऐसे जाके ऐसे आ रही है, ये कोई स्ट्रेट लाइन तो हुई नहीं। तो लीनियर मोशन में जब किसी एक डायरेक्शन में मोशन होता है फिर उसका रिवर्स मोशन होता है, तो अगर हम दोनों लाइन को एक के ऊपर एक दिखा देंगे तो समझ में ही नहीं आएगा कि ऑब्जेक्ट का मोशन हुआ कैसे, किस पाथ के अलॉन्ग हुआ। मतलब एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ की, इसके पीछे ऐसे ड्रॉ कर दी, तो आपको तो सिंगल स्ट्रेट लाइन दिखेगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ से जाने के बाद वापस भी आया है। तो सिर्फ इसको शो करने के लिए हम दोनों लाइंस को डिफरेंट ड्रॉ करते हैं। मतलब ये जाने वाला पाथ हो गया और ये आने वाला हो गया, तो अलग अलग दिखेगा कि भाई ये जा रहा है और ये आ रहा है। हालांकि ये दोनों लाइन बिल्कुल एक के ऊपर एक होती है रियल सेंस में, लेकिन सिर्फ शो करने के लिए हम ऐसा दिखाते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरी जर्नी है ओ से बी, ये स्ट्रेट लाइन है यानी लीनियर मोशन है। तो ये तो डिस्टेंस की बात हो गई। डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें तो हम सिंपल ये देखेंगे भैया ओ पे था, घूम फिर के कहाँ गया उससे मतलब नहीं है, कहाँ आके रुका, बी पे रुका ना, तो बस जो ओ है वो स्टार्ट हो गया, बी एंड हो गया, एरो हमने ऐसे बना दी, इसके बीच जो डिस्टेंस होगी यानी ये जो लेंथ है ये डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो बताओ यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ओ पे देखो 0 मीटर है, बी पे 40 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसे निकलती है, फाइनल माइनस इनिशियल, या आप कह सकते हो एंड माइनस स्टार्ट। एंड पे क्या वैल्यू थी माइनस स्टार्टिंग पे क्या वैल्यू है, तो एंड हो रहा है बी पे, यहाँ पर 40 मीटर वैल्यू है, माइनस स्टार्ट हो रहा था 0 मीटर से, तो ये 0 आ गया 40 मीटर, यानी 40 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आया है। डायरेक्शन तो अभी आपने बताया ही नहीं। यही बच्चे अक्सर गलती करते हैं, एग्जाम में लिख के आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट 40 मीटर, अरे डायरेक्शन भी बताना होगा, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड आप बताए हो। तो जैसा कि स्टार्टिंग में हमने देखा था कि ओ से राइट साइड वाली जो डिस्टेंसेज है वो पॉजिटिव है और ओ से लेफ्ट वाली निगेटिव है, तो आपको लिखना होगा 40 मीटर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। टू डिस्क्राइब द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू विद यूनिट्स इज रिक्वायर्ड। तो जब हम टोटल डिस्टेंस को डिस्क्राइब करते हैं तो वहाँ पर हमको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही रिक्वायर्ड होती है। जैसे हमने डिस्टेंस के केस में देखा था कि डिस्टेंस की वैल्यू क्या आई थी, 160 मीटर आई थी। यहाँ कुछ डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पाथ की जस्ट हम लेंथ बता रहे हैं, और जब हम लेंथ बताते हैं किसी चीज़ की तो उसका कोई डायरेक्शन तो होता नहीं। भाई हमको 5 मीटर का कपड़ा दे दो, बस यही बोलते हो ना, ऐसे तो बोलते नहीं 5 मीटर कपड़ा हमको नॉर्थ में दे दो, साउथ में दे दो, तो क्या करेगा, डंडा लेके दौड़ा लेगा कि भाई लेंथ तो लेंथ ही है 5 मीटर, अब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्यों लगा रहे हो यहाँ पर। नॉट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एसआई यूनिट फॉर बोथ हिज मीटर, जिसको शॉर्ट में हम एम लिखते हैं। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही की जो एसआई यूनिट है वो मीटर है, क्योंकि यूनिट किसके साथ लगती है, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ। न्यूमेरिकल वैल्यू तो दोनों में ही है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, तो इसीलिए दोनों की जो एसआई यूनिट है वो है मीटर। तो अब अगर हम बात कर लें बिटवीन टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड एंड टाइम इक्वल 16 सेकेंड, तो बेसिकली जब स्टार्टिंग में जो टाइम था वो 0 सेकेंड था, जब टाइम हुआ 4 सेकेंड तो बी वाली पोजीशन पे था, जब टाइम हुआ था 10 सेकेंड तो ए वाली पोजीशन पर था, फिर जब वापस गया तो टाइम तो बीतता ही गया, वापस घूम के जब बी पे पहुंचा तो उस समय टाइम हो गया था 16 सेकेंड्स। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि टाइम 0 सेकेंड और टाइम 16 सेकेंड, इसके बीच में आप बताओ। जैसे डिस्टेंस की बात कर ले तो डिस्टेंस में ये ओ से ए गया, ए से बी आया, तो डिस्टेंस क्या हो जाए, ओ ए प्लस ए बी, 100 मीटर प्लस 60 मीटर दैट इज़ 160 मीटर। लेकिन अगर इसी में डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें तो हम ये देखेंगे भैया ओ से स्टार्ट किया और बी पे एंड हो गया, तो स्टार्ट से एंड की तरफ एरो बना दो, ये डायरेक्शन हो जाएगा। और स्टार्ट और एंड के बीच में जो गैप है वो देख लो, ये 0 मीटर है, ये 40 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 40 मीटर माइनस 0 मीटर इक्वल 40 मीटर, साथ में डायरेक्शन भी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। वी फाइंड दैट बिटवीन दीज टू इंस्टेंट्स द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर नॉट इक्वल। अच्छा, यहाँ पर हमने ये देखा कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल नहीं आ रहा है। डिस्टेंस की वैल्यू आ रही 160 मीटर और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो 40 मीटर, इक्वल नहीं है ना। कैन दीज क्वांटिटीज एवर बी इक्वल, क्या ये दोनों जो क्वांटिटीज है दैट इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी इक्वल हो सकती हैं। चलो इसको समझते हैं। अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट ओ से बी गया, तो अब यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालो। तो अगर हम डिस्टेंस की बात कर लें, ये ओ बी की बात हो रही है, ओ बी में डिस्टेंस की बात कर लें तो हम क्या देखेंगे, ओ और बी के बीच में कितने का गैप है, 40 माइनस 0 दैट इज 40 मीटर। अब इसी तरह से अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें, ध्यान रखना है सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हम क्या देखते हैं, स्टार्ट यहाँ एंड यहाँ, स्टार्ट और एंड के बीच में कितना गैप है, एंड हो रहा है 40, स्टार्ट हो रहा है 0,
40 माइनस 0, यहाँ भी आ जाएगा 40 मीटर। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई। अब इसी तरह से आप अगर ऐसे देख लो कि O से कोई ऑब्जेक्ट मूव करके A पे जाता है, तो इस केस में डिस्टेंस कितनी होगी, ये 0 मीटर और 100 मीटर, इसके बीच कितना गैप है, 100 मीटर का गैप है। डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें तो O से स्टार्ट हो रहा है, A पे एंड हो रहा है, तो एंड माइनस स्टार्ट, 100 माइनस 0, यहाँ भी 100 आएगा। अगर आप ऐसे देख लो, जैसे मान लो A से B, इस मोशन की बात कर लें, तो डिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकलेगी, A पे क्या वैल्यू है, B पे क्या वैल्यू है, इसके बीच का गैप 100 माइनस 40 आ जाएगा 60 मीटर, ये डिस्टेंस आ गई। डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें तो A है स्टार्टिंग पॉइंट, B है एंड पॉइंट, तो एंड माइनस स्टार्ट दैट इज 40 मीटर माइनस 100 मीटर, तो आ जाएगा माइनस 60 मीटर। माइनस तो डायरेक्शन शो कर रहा है अगर मैग्नीट्यूड की बात कर ले, क्योंकि देखो लेफ्ट साइड मोशन हो रहा है ना, लेफ्ट को हमने नेगेटिव माना था तो इसीलिए माइनस का साइन आ रहा है, लेकिन हमको डायरेक्शन से मतलब नहीं, यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड देखो इसका भी तो 60 आ रहा है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि जो मोशन यहाँ मैंने डिस्कस किए वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में थे, जैसे O से B, O से A, B से A, कहीं टर्न नहीं हो रहा, कहीं वापसी वगैरह नहीं हो रही है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इक्वल आ रही है। तो अब ये बात याद रखना, फॉर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, यानी लीनियर मोशन की, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स विदाउट टर्निंग बैक। तो टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू इक्वल तब आएगी जब मोशन इस तरह से हो, यानी ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करे कि टर्निंग बैक ना हो, वापस ना मुड़े, जिस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया वैसे ही चले। इफ़ इट मूव्स इन वन डायरेक्शन, कहने का मतलब ये कि अगर वो एक ही डायरेक्शन में मूव करे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड की वैल्यू इक्वल होगी। अब दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में भी आप जान लो। एक है स्केलर्स। फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी स्पेसिफाइड बाय जस्ट दियर न्यूमेरिकल वैल्यू आर कॉल्ड स्केलर्स। वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको आप स्पेसिफाई कर सकते हो, जिनको आप बता सकते हो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से। जैसे हम लेंथ की बात कर लें, लेंथ का आपको एग्जांपल दिया था ना मैंने कि भैया हमको 5 मीटर का कपड़ा दे दो, तो वहाँ कुछ डायरेक्शन बताने की ज़रूरत है नहीं। इसी तरह से आप सब्ज़ी वाले के पास गए और कहा भैया 5 किलो आलू दे दो हमको साउथ डायरेक्शन में। अब वो सब्जी वाला कहेगा हैं साउथ डायरेक्शन में, अच्छा छोड़ो तुम ईस्ट में ही दे दो हमको 5 किलो आलू, तो आलू खींच के मारेगा, हो सकता है टमाटर खींच के भी मार दे। तो लेंथ की बात हो गई, मास की बात कर लें तो यहाँ कोई आपको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ नंबर वाला पार्ट, 5 किलो आलू दे दो बस। अब इसी तरह से आप डॉक्टर के पास गए और जाके डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब मेरे बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया है। अरे भैया कितना चढ़ गया है? डॉक्टर साहब 102 डिग्री ईस्ट में बुखार चढ़ गया है मेरे। डॉक्टर साहब कहेंगे हाँ भाई सही बात कह रहे हो, लगता है तुम्हारा बुखार तुम्हारे दिमाग तक चला गया है, इसीलिए टेम्परेचर के साथ डायरेक्शन भी बता रहे हो, क्योंकि टेम्परेचर के साथ डायरेक्शन नहीं होता। तो इसका मतलब जो टेम्परेचर है वो भी क्या है, स्केलर है, वहाँ कोई डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत ज़्यादा आपके बुक में नहीं दिया है। फिर वेक्टर्स की बात कर लें तो ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि रिक्वायर करता है स्पेसिफाइंग बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। यहाँ पर दोनों चीज़ को स्पेसिफाई करना होता है, डायरेक्शन को भी मैग्नीट्यूड को भी। अभी जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट का देखा कि वहाँ पर दोनों चीज़ आपको बतानी होती है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। इसी तरह से जो वेलोसिटी हो गई कि कोई कार है उसकी वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर, तो उसमें डायरेक्शन ही बताना होगा, भाई किधर जा रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है, ईस्ट वेस्ट किधर जा रही है। फोर्स का आप बताओ, क्या फोर्स के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड काफ़ी है, डायरेक्शन ही बताना होगा? चलो एक एग्जांपल समझाता हूँ। ये एक टेबल है, इसके ऊपर एक घड़ा रखा हुआ है। आपसे कहा गया कि भैया देखो ये किनारे रखा हुआ है, इस पर फोर्स लगाओ, धक्का लगा के इसको सही कर दो, नहीं तो गिर जाएगा, टूट जाएगा। आपने क्या किया, ऐसे फोर्स लगा दी, मारा धक्का और गिर गया और फटाक से टूट गया। अब आपसे कहा जाएगा रे ये क्या कर दिया रे, ये घड़ा तोड़ क्यों दिया? आप कहोगे आप ही ने तो कहा था फोर्स लगाने को, धक्का मारने को, मार दिया धक्का, अब क्या करें हम? अरे फोर्स लगाना था इस डायरेक्शन में ताकि घड़ा बीच में आ जाए और गिर के टूटे ना, तुम तो उल्टा ही कर दिए, धक्का मार दी, गिर के टूट गया वो। तो धक्का मारना है ये तो बता दिया, लेकिन डायरेक्शन नहीं बताया, उसकी वजह से कितनी गड़बड़ हो गई कि नहीं। तो फोर्स भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ भी डायरेक्शन बताना होता है। ऐसी बहुत सी है। तो अब चलिए एक्टिविटी 4.1 करते हैं, लेट अस एनालाइज। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम ओ। अब एक बॉल है, ओ से इसको ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। इट मूव्स अप स्ट्रेट टिल बी। अब बॉल क्या करो, ऊपर फेंकोगे तो चलती चली जाएगी, भाई ऊपर जाएगी, ऊपर कुछ दूर जाने के बाद ही वापस आएगी, तो यही हुआ, बी तक गई एंड देन फॉल्स बैक टू ओ, और फिर वापस आके ओ पे पहुंच गई। कैन दिस बी कंसिडर्ड अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन?
क्या यहाँ जो मोशन हो रहा है उसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन कहेंगे? ऑब्वियसली ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, क्योंकि बॉल सीधा ऊपर गई और ऐसे वापस आ गई, तो क्या बना? स्ट्रेट लाइन बनी ना, मतलब ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। अ बॉल इन वर्टिकल मोशन, टू सेपरेट लाइन्स आर शोन ओनली फॉर क्लैरिटी, इन रियलिटी द ऑब्जेक्ट गोज अप एंड फॉल्स बैक इन द सेम स्ट्रेट लाइन। अब जो चीज़ मैंने आपको बताई थी ना कि यहाँ पर आपको दो लाइन दिख रही होगी, एक ये वाली डॉटेड लाइन और एक ये डॉटेड लाइन, तो ये दो अलग अलग लाइन नहीं है, मतलब बॉल ऐसे जाकर ऐसे नहीं आई है। ये दो लाइन सिर्फ आपको क्लैरिटी के लिए समझाने के लिए कि ये जाने वाली लाइन है या आने वाली लाइन है। रियलिटी में ये दोनों लाइन सेम है। जैसे आप यहाँ पर इस एनिमेशन में देख सकते हो, यही जो स्ट्रेट लाइन है रेड वाली, इसी के अलॉन्ग बॉल ऊपर जा रही है और इसी के अलॉन्ग नीचे आ रही है। अब एनिमेशन में तो आप देख के समझ पा रहे हो कि हाँ ये ऊपर गई और अब ये ऐसे नीचे आ रही है, लेकिन अगर हमको ड्रॉ करना है तो हम दोनों पाथ को, नीचे से ऊपर जाने वाले और ऊपर से नीचे आने वाले को थोड़ा सा हम सेपरेट दिखाते हैं। तो क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन है? द आंसर इज यस, हाँ ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। फॉर दिस मोशन फिल अप द वैल्यूज इन टेबल 4.1। अब इस मोशन के लिए जो वैल्यूज है उसको आपको टेबल 4.1 में फिल करना है। तो इसमें बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट की बात की जा रही है बॉल की। तो पहले कॉलम में सीरियल नंबर है, दूसरे में पोजीशन दी है कि ओ वाली पोजीशन पे है, ए वाले पे है, बी सी ओ कहाँ पर है। फिर थर्ड कॉलम में आपको टोटल डिस्टेंस की बात कर रहा है, ट्रेवल्ड बाय द बॉल फ्रॉम ओ टिल दैट पोजीशन, यानी जो डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे वो ओ से मेज़र करेंगे कि ओ से लेके उस वाली पोजीशन जिसकी बात कर रहा है उसके बीच में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई। फिर फोर्थ वाले कॉलम में डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है ऑफ द बॉल फ्रॉम ओ टिल दैट पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट भी हम ओ से बात करेंगे, यानी स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो ओ है। अब ओ से स्टार्ट कर रहे हैं तो दूसरी वाली जो पोजीशन है यानी एंड वाली जो पोजीशन है उसके बीच क्या गैप है? तो फर्स्ट पोजीशन है ओ। अब बॉल अभी ओ वाली पोजीशन पे है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है? भाई ओ से स्टार्ट करी, अभी ओ पे ही है तो कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होगी, यानी 0 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जब मोशन ही नहीं हुआ, अभी मोशन स्टार्ट ही नहीं हुआ, ओ ही पे है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? 0 सेंटीमीटर होगा। अब जो बॉल है वो ऊपर की तरफ गई, ए वाली पोजीशन पे जब पहुंची तो उस समय डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की? तो जस्ट फिगर में आप देख लो कि वो ओ से ए गई ना, तो ओ पे क्या वैल्यू है? 0 सेंटीमीटर। ए पे क्या वैल्यू है? 40 सेंटीमीटर। डिस्टेंस निकालने के लिए इसी का गैप निकाल लो, 40 माइनस 0 आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, यानी ओ और ए के बीच में कितने का गैप है? 40 सेंटीमीटर का। तो जस्ट ये वैल्यू आ गई। अब डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें। डिस्प्लेसमेंट हम कैसे देखते हैं? ओ से स्टार्ट कर रहा है और ए पे पहुंच गया, यानी ए क्या है? एंड पॉइंट है। अभी सिर्फ ए वाली पोजीशन तक की बात कर रहे हैं तो ए हमारा एंड हो गया, तो एंड माइनस स्टार्टिंग 40 माइनस 0 ये भी आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, लेकिन ये तो मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन क्या होगा? स्टार्ट से एंड की तरफ एरो बना दो, तो एरो कैसे पॉइंट करे? ऊपर की तरफ ना, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन हो गया। अब बी वाली पोजीशन की बात कर लें तो बॉल ओ से मूव करना स्टार्ट करी और बी पे पहुंच गई। बी पे क्या वैल्यू है? 140 सेंटीमीटर। ओ पे क्या है? 0 सेंटीमीटर। तो ओ बी की लेंथ क्या होगी? 140 माइनस 0 दैट इज 140 सेंटीमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें तो देखो ओ से बी गया, कहीं टर्न बैक नहीं हुआ ना, तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू तो सेम ही आपको मिलेगी। नहीं तो वैसे भी देख लो कि ओ स्टार्टिंग पॉइंट है और बी एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट माइनस स्टार्टिंग 140 आ गया। डायरेक्शन क्या होगा? स्टार्ट से एंड की तरफ एरो, यानी अपवर्ड। तो इसमें होगा आंसर 140 सेंटीमीटर इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब सी वाली पोजीशन की बात कर लें तो ये है सी वाली पोजीशन, लेकिन ध्यान रखना ऐसे आप ना देखना कि ये ओ है ये सी है, इसके बीच गैप निकाल लो, क्योंकि जो सी है वो राइट वाली डॉटेड लाइन पे है और जो ओ है वो लेफ्ट वाली डॉटेड लाइन पे है। यानी सी पे पहुंचने के लिए बॉल को पहले ओ से ए गई, ए से बी गई, फिर वापसी में ये सी मिलेगा। तो इसका मतलब आपको ओ बी वाली लेंथ निकालनी होगी और बी सी वाली लेंथ निकालनी होगी, तभी सी वाली पोजीशन तक पहुंचने में कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की ये आपको मिल पाएगा। तो ओ से बी की लेंथ हमने निकाली ली थी 140 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से बी से जो सी आई तो इसमें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई? बी पे है 140, सी पे है 80, तो 140 माइनस 80 दैट इज 60। तो 60 को भी ऐड कर दो तो आ जाएगा डिस्टेंस 200 सेंटीमीटर। अब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें तो डिस्प्लेसमेंट में हम स्टार्ट और एंड बस यही देखते हैं, कहाँ से गया, किधर से घूम के आया, उससे मतलब नहीं है। ओ को हमने स्टार्टिंग पॉइंट ऑलरेडी ले लिया है। सी वाली पोजीशन पे जब पहुंच रही है तो सी क्या हो गया? एंड पॉइंट हो गया। तो आपको जस्ट एंड माइनस स्टार्ट कर देना है। एंड पे वैल्यू है 80 सेंटीमीटर, स्टार्ट है 0 पे, 80 माइनस 0 आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। डायरेक्शन की बात कर लें तो ये ऐसे होगा, स्टार्ट से एंड की तरफ इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि बॉल पहले ओ पे थी, सी पे पहुंच गई, मतलब ये ऊपर गई है ना, क्योंकि सी वाला जो पॉइंट है वो ऊपर है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ? ऊपर की तरफ हुआ, अपवर्ड डायरेक्शन।
अब वापस से घूम के जब ओ पे पहुंची तब उसकी बात कर लें। जो फर्स्ट में आपको ओ दिया था वो स्टार्टिंग वाला था, ये जो ओ दिया हुआ है फिफ्थ वाले सीरियल नंबर में ये एंड वाला ओ है। क्योंकि देखो फर्स्ट पॉइंट आपसे क्या कह रहा था कि बॉल को थ्रो किया जा रहा है अपवर्ड, ओ से बी तक गई और उसके बाद वापस फिर से ओ पे आ गई। तो ओ से स्टार्ट की, ओ पे एंड हो गई। तो अगर हम डिस्टेंस की बात कर लें तो डिस्टेंस ये पूरी ट्रेवल करेगी, ओ से जाएगी बी और फिर बी से आएगी ओ। तो ओ बी प्लस बी ओ ये आपको निकालना होगा। तो ओ बी की लेंथ क्या है, बी है 140, ओ है 0, तो ये हो जाएगा 140। बी ओ की बात कर ले तो अगेन वही वैल्यूज़ है 40 और 0, तो इसके बीच का गैप कितना होगा 140 माइनस 0, ये भी 140 आ जाएगा। तो डिस्टेंस हो जाएगी 280 सेंटीमीटर। यानी बॉल ओ से चली, बी से होते हुए वापस ओ पे आ गई। डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की 280 सेंटीमीटर। एक तो ऊपर जो बी तक गई उसमें 140 सेंटीमीटर, फिर वहाँ से वापस जो नीचे आई वो 140 सेंटीमीटर, टोटल 280 सेंटीमीटर हो गया। डिस्प्लेसमेंट की बात कर ले, डिस्प्लेसमेंट में ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ओ से स्टार्ट कर रहा है और ओ पे आके एंड हो गया। स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम जगह पे है, मतलब इनके बीच का जो गैप है वो 0 होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 सेंटीमीटर। अब मोशन हुआ ही नहीं तो डायरेक्शन आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते। भाई बॉल ओ पे थी, अभी भी ओ पे है, तो डायरेक्शन क्या बताओगे, यहाँ हम डायरेक्शन शो नहीं कर सकते। एनालाइज द डाटा फील्ड इन टेबल 4.1, चूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब कौन सी चीज़ डिस्प्लेसमेंट के लिए ट्रू है ये आपको बताना है, जो टेबल आपने फिल किया उसके बेसिस पे। तो पहला वाला कह रहा है इट इज़ नेवर 0, डिस्प्लेसमेंट कभी 0 नहीं। अरे भैया 2 बार 0, यहाँ देखो और यहाँ देखो 0 आ रहा है कि नहीं, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी ग्रेटर देन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है ना वो डिस्टेंस ट्रेवल से ज़्यादा हो सकता है। यहाँ इक्वल है, यहाँ इक्वल है, यहाँ पर इक्वल है। फोर्थ वाले में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 80 है, डिस्टेंस 200 है, कम आ रहा है। फिफ्थ वाले में देखो 0 आ रहा है, डिस्टेंस 280 है। तो अगेन जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से कम आ रहा है, ये कह रहा है ग्रेटर, मतलब ये बात गलत है। किसी भी केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं आ रही है। थर्ड वाला देखो इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो या तो कम है डिस्टेंस ट्रेवल्ड से या उसके इक्वल है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें आप देख सकते हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू इक्वल है। फोर्थ और फिफ्थ वाले में आप देखोगे कि डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है वो डिस्टेंस से कम आ रही है। तो हाँ ये बात सही है। फोर्थ वाला भी देख लेते हैं, इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ऑल केस। मैग्नीट्यूड कम है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल से, तो नहीं भाई इक्वल भी तो आ रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो मतलब ये थर्ड वाला ही करेक्ट है। तो आज का ये लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना। तो इससे ये होगा कि जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। और मेरा व्हाट्सएप चैनल आप ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। स्टडी मटेरियल हो गया, वीडियो की अपडेट हो गई, वो सारी आपको वहीं मिलेगी। और एक अलग से मैंने चैनल स्पेशली फॉर क्लास 9th एंड 10th बनाया है, उसको भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ भी कुछ वीडियोज़ आएंगी।